तो दोस्तों फाइनली नया सेक्शन आ चुका है द समर आई टर्न प्रीटी नाम की इस सीरीज का। और आज की इस वीडियो में हम इसी सीरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आप वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा कर इस हाल पर सेट कर दीजिएगा। आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। द समर आई टर्न्ड प्रिटी एक अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा टेलीविजन सीरीज है जिसे लेखिका जेनी हान ने अमेजन प्राइम वीडियो के लिए बनाया है और यह उनके इसी नाम के उपन्यास त्रयी पर आधारित है। लोला तुंग बेली की भूमिका निभाती है, जो एक किशोरी है जो अपने भाइयों कॉनराड और जेरेमिया, जिनकी भूमिकाएं क्रमशः क्रिस्टोफर ब्रिनी और गेविन कैसालेग्नो ने निभाई है, के साथ प्रेम त्रिकोण में फंसी हुई है। श्रृंखला का निर्माण 2021 में शुरू हुआ। इसका प्रीमियर 17 जून 2022 को हुआ, जिसमें पहले सीजन में 7 एपिसोड शामिल थे। एक श्रृंखला के प्रीमियर से पहले इसे दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया था, जिसका प्रीमियर 14 जुलाई 2023 को हुआ और इसमें 8 एपिसोड शामिल है। 2, 3, 4 अगस्त 2023 में श्रृंखला को तीसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया था। 5-11 एपिसोड के तीसरे और अंतिम सीजन का प्रीमियर 16 जुलाई 2025 को हुआ। 6 सार द समर आई टर्न्ड प्रिटी लगभग 16 साल की इसाबेल बेली कॉनक्लिन के बारे में है। वह और उसका परिवार एक और गर्मियों में सुजाना फिशर, बेली की मां की सबसे अच्छी दोस्त, और उसके 2 बेटों जेरेमिया और कॉनराड, जिनमें से जेरेमिया पर बेली को 10 साल की उम्र से ही क्रश था, से मिलने जाते हैं। पिछली गर्मियों की घटनाओं ने कॉनराड और जेरेमिया फिशर के बेली के साथ संबंधों को प्रभावित किया है, क्योंकि वह बड़े होने और अपने पहले प्यार की कठिनाइयों से जूझ रही है। उसे जोखिम उठाने के महत्व का एहसास होता है और यह कि बदलाव अपरिहार्य है। हर गर्मियों में बेली और उसका परिवार मैसाचुसेट्स के कजिन्स बीच में अपनी मां की सबसे अच्छी दोस्त के घर पर रुकते हैं। बचपन में वह 4 बच्चों के बीच सबसे छोटी और इकलौती लड़की होने के कारण खुद को उपेक्षित महसूस करती थी। हालांकि इस गर्मी में कॉनराड और जेरेमिया ने देखा कि पिछले 1 साल में वह कितनी बदल गई है। बेली को लगता है कि उनकी उसमें रुचि के कारण यह एक अविस्मरणीय गर्मी होगी और इसीलिए यह शीर्षक दिया गया है। कलाकार और पात्र। मुख्य लोला तुंग इसाबेल बेली कोंकलिन के रूप में 7, जैकी चुंग लॉरेल पार्क के रूप में 7, रेचल ब्लैंचर्ड सुजाना फिशर के रूप में 7, सीजन 1 से 2, क्रिस्टोफर ब्रिनी कॉनराड फिशर के रूप में 7, गेविन कैसालेग्नो जेरेमिया फिशर के रूप में 7, सीन कॉफमैन स्टीवन कॉन्कलिन के रूप में 7, अल्फ्रेडो नार्सिसो क्लीवलैंड कैस्टिलो के रूप में 7, सीजन 1, अतिथि सीजन 2, मिन्नी मिल्स शाइला के रूप में 7, सीजन 1, 8, रेन स्पेंसर टेलर ज्वेल के रूप में सीजन 2 से 3, आवर्ती सीजन 1, कॉलिन फर्ग्यूसन जॉन कॉन्कलिन के रूप में, टॉम एवरेट स्कॉट एडम फिशर, एलसी फिशर स्काई के रूप में सीजन 2, 9, कायरा सेडविक जूलिया के रूप में सीजन 2, 9, इसाबेला ब्रिग्स डेनिस के रूप में सीजन 3, 10, क्रिस्टन कोनोली लुसिंडा ज्वेल के रूप में सीजन 3, 10, पुनरावर्ती कैम के रूप में डेविड इकोनो सीजन 1 से 2, समर मैडिसन निकोल के रूप में सीजन 1, अतिथि सीजन 2, सोफिया ब्रायंट अनिका के रूप में सीजन 3, 10, लिली डोनोग्यू लेसी बैरोन के रूप में सीजन 3, 10, एग्नेस के रूप में जो डे ग्रैंडमैसन सीजन 3, 10, एम्मा इश्टा सीजन 3, 10, टैनर जगारिनो रेडबर्ड के रूप में सीजन 3। हर गर्मियों में कॉन्क्लिन परिवार बेली, उसका भाई स्टीवन और उसकी मां लॉरेल, लॉरेल की सबसे अच्छी दोस्त सुजाना फिशर और उसके बेटों कॉनराड और जेरेमिया के साथ कजिन्स बीच में रुकते हैं। बेली को कॉनराड से तब से प्यार है जब वह 10 साल की थी, लेकिन वह कहती है कि कॉनराड उसे सिर्फ एक छोटी बच्ची की तरह देखता है। वहां पहुंचने पर
बेली और लॉरेल को पता चलता है कि कॉनराड असामान्य व्यवहार कर रहा है। बेली उसके अलग-थलग रहने के तरीके के बारे में उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जेरेमिया और स्टीवन उसे रोक देते हैं, जो कॉनराड के साथ समुद्र तट पर एक अलाव पार्टी में जाते हैं। अपनी सबसे अच्छी दोस्त टेलर के कहने पर बेली चुपके से अलाव के पास जाती है। वह कॉनराड को एक लड़की, निकोल, जिसे वह पिछले साल की डेब्यूटेंट बॉल में ले गया था, को चूमते हुए देखती है। कॉनराड और स्टीवन दोनों से बहस करने के बाद बेली अकेली बैठ जाती है। कैम नाम का एक लड़का उसके पास आता है। उनकी अच्छी बनती है और वे एक दूसरे को चूम लेते हैं। कॉनराड नशे में झगड़ने लगता है और पुलिस पार्टी तोड़ देती है। बेली ने सुजाना के नवोदित कलाकार बनने के निमंत्रण को स्वीकार करने का निर्णय लिया। 2-2 गर्मी के कपड़े जेसी पेरेट्स बेग का ग्लीसन 17 जून 2022। सुजाना और लॉरेल बेली को डेब्यूटेंट ड्रेसेस की शॉपिंग के लिए ले जाती हैं, लेकिन उन्होंने एक ऐसी ड्रेस खरीदी जो बेली को पसंद नहीं आई। बेली अपनी पहली डेब्यूटेंट टीम में जाती है और अपने साथी डेब से मिलती है, जिसमें एक अमीर सोशलाइट शायला भी शामिल है। बेली को यह भी पता चलता है कि निकोल इस सीजन के लिए उसकी बड़ी बहन है। कैम बेली को ड्राइव इन मूवी थिएटर में डेट पर चलने के लिए कहता है। लॉरेल की पुस्तक पर हस्ताक्षर करने के दौरान लॉरेल की मुलाकात क्लीवलैंड कैस्टिलो से होती है, एक साथी लेखक जिसका उसने गलती से अपमान किया था। वह उसे बताता है कि उसकी अगली किताब नौकायन के बारे में है, जिसके बारे में वह बहुत कम जानता है, और वह उसे कॉनराड से सबक लेने की सलाह देती है। बुकस्टोर पार्टी से ऊबकर कॉनराड को लड़कों के द्वारा बेली की डेट में खलल डालने का विचार आता है। वह गुस्से में उन्हें भगा देती है। कैम उसे घर छोड़ वह उसे अपरिपक्व और घमंडी कहता है और वह उस पर अपनी भावनाओं के साथ खेलने का आरोप लगाती है। 3-3 गर्मियों की रातें जेफ चैन जेनी झांग 17 जून 2022। बेली अपना 16वां जन्मदिन मनाने के लिए उत्सुक है। कॉनराड को छोड़कर हर कोई उसके साथ हंसी मजाक और उपहार बांटता है, जो कहता है कि वह भूल गया है। बेली और जेरेमिया टेलर को कजिन्स बीच पहुंचने पर ले जाते हैं। सुजाना एक डिनर का आयोजन करती है और दोनों लड़कियां निकोल के यहाँ एक पार्टी में जाती हैं। स्टीवन और टेलर चुंबन करते हैं, लेकिन बेली उन्हें पकड़ लेती है और इससे उसके और टेलर के बीच दरार पड़ जाती है। कैम डेब बॉल के निमंत्रण का इंतजार कर रही है। बेली को पता चलता है कि कॉनराड ने उसके लिए जन्मदिन का तोहफा खरीदा था, लेकिन उसे दिया नहीं। टेलर के शहर छोड़ने पर बेली और टेलर के बीच सुलह हो जाती है। 4-4 ग्रीष्म ऋतु की गर्मी जेफ चैन स्पीड वीड 17 जून 2022। बच्चे सुजाना के 4 जुलाई के बड़े जश्न की तैयारी कर रहे हैं। बेली और स्टीवन के पिता अपनी नई प्रेमिका के साथ आएंगे, लेकिन फिशर लड़कों को पता चलता है कि उनके पिता एडम नहीं आ पाएंगे। बेली बहुत ज्यादा मार्गरीटा पी लेती है और वह शैला को स्टीवन के टेलर के साथ संबंध के बारे में बताती है, जिससे शैला स्टीवन से कहती है कि वे एक दूसरे के लिए खास नहीं हैं। हालांकि वे फिर से साथ हो जाते हैं। बेली शॉवर में कॉनराड को छेड़ती है और उसे बताती है कि उसे पता है कि उसने उसके लिए जन्मदिन का तोहफा खरीदा। लॉरेल का सुजाना से झगड़ा होता है। वह बार में जाती है और क्लीवलैंड के साथ सेक्स करती है। जब बेली फिर से शांत होती है तो वह कॉनराड से माफी मांगती है और वे लगभग चुंबन करने ही वाले होते हैं, लेकिन जेरेमिया उन्हें बीच में ही रोक देता है। 5-5 ग्रीष्मकालीन पकड़ एरिका डंटन मार्टी स्कॉट और डेबोरा स्विशर 17 जून 2022। सुजाना और लॉरेल एक डाइव बार में जाती हैं, जहां वे अपने अच्छे पलों को फिर से जी लेती हैं और सुजाना एक अजंबी के साथ जुड़ जाती है। लॉरेल और क्लीवलैंड करीब आते हैं। बेली कैम से ब्रेकअप कर लेती है और बाद में सोचती है कि क्या उसने गलत फिशर भाई को चुन लिया है। कॉनराड बेली को मना कर देता है और बेली कहती है कि अब उसका इंतजार करना बंद कर दिया है। जेरेमिया के साथ आधी रात को तैराकी करते हुए वह बेली के लिए अपने प्यार का इजहार करता है और दोनों एक दूसरे को चूम लेते हैं। 6-6 ग्रीष्मकालीन ज्वार एरिका डंटन बायन वोलकोट 17 जून 2022। यह वार्षिक बीच वॉलीबॉल फंडरेजर है और बेली जीतने के लिए दृढ़ है। टेलर उसके साथी के रूप में शामिल होती है, लेकिन जेरेमिया की मदद करने के लिए चोट लगने का नाटक करती है। क्लीवलैंड के साथ नाव पर रहते हुए कॉनराड का दिमाग खराब हो जाता है
और वह अपनी परेशानी बताता है। बेली और टेलर को निकोल के साथ उसके पिता की नाव पर घूमने के लिए बुलाया जाता है। सुजाना कॉनराड से बेली को डेब्यूटेंट बॉल तक ले जाने के लिए कहती है। जब बेली और टेलर नाव पर होते हैं, कॉनराड बेली को मैसेज करता है और निकोल और दूसरी लड़कियां इसे देख लेती हैं, इसलिए वे बेली और टेलर को समुद्र में नग्न अवस्था में छोड़ देती हैं और अपना सब कुछ अपने साथ ले जाती हैं। बाद में निकोल कॉनराड से संबंध तोड़ लेती है और उसे नाव पर हुई घटना के बारे में बताती है और उसे बेली और टेलर के कपड़े दे देती है। साथ साथ ग्रीष्मकालीन प्यार, एरिका डंटन, जेनी हान और गैब्रियल स्टैंटन 17 जून 2022। डेब्यूटेंट बॉल के दिन बड़ी रात के लिए सब कुछ आकार लेता हुआ दिखता है। बेली को जेरेमिया के साथ डेब में जाने की उम्मीद है। सुजाना और लॉरेल ने बेली को वह ड्रेस दिलाई जो वह वास्तव में चाहती थी। स्टीवन पोकर गेम में अपना पैसा खो चुका है, अब टक्सीडो नहीं खरीद सकता और उसे शैला को बताना पड़ता है, हालांकि वह उसके पिता से एक पुराना टक्सीडो उधार लेता है। जेरेमिया को अपनी मां के बारे में कुछ शक होने लगता है। जब अंतिम नृत्य का समय आता है, जेरेमिया गायब हो जाता है। उसके फोन के माध्यम से सुजाना के कैंसर के बारे में पता चलता है। कॉनराड जेरेमिया की जगह लेता है और बेली के साथ नृत्य करता है। नृत्य के बाद जेरेमिया कॉनराड से सुजाना के कैंसर को उससे पूरी गर्मियों में छिपाने के लिए कहता है और इस प्रक्रिया में बेली और स्टीवन को सुजाना के कैंसर के बारे में पता चलता है। सुजाना सीजन 2 2023। कुल संख्या। सीजन में नंबर, शीर्षक, निर्देशक, टेलीप्ले द्वारा मूल रिलीज तिथि 8-1 प्यार खोना, जो कैस्वेट्स, जेनी झांग 14 जुलाई 2023। सुजाना के कैंसर के बिगड़ते हालात का मतलब है कि उसके बेटों को उसकी आसन मृत्यु और बेली को लेकर उनके बीच के विवाद को स्वीकार करना होगा। बेली इस विवाद को सुलझाना चाहती है, लेकिन साथ ही दोनों परिवारों को उनके प्यारे समर हाउस पर मंडरा रहे खतरे से निपटने में मदद भी करना चाहती है। हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद वेलेडिक्टोरियन स्टीवन अजीब व्यवहार करने लगता है। 9-2 प्रेम दृश्य, जो कैस्वेट्स, जेनी हान 14 जुलाई 2023। लॉरेल की सुजाना के साथ अपनी दोस्ती के बारे में किताब लिखने का मतलब है कि उसे इसके प्रचार के लिए न्यूयॉर्क की एक जरूरी यात्रा करनी होगी, जिसे वह करने से हिचकिचा रही है। सुजाना के अंतिम संस्कार और बेली के साथ बहस के बाद कॉनराड गायब हो जाता है। बेली और जेरेमिया उसे ढूंढते हैं और अपने और कॉनराड के बीच के त्रिकोण को लेकर चल रहे विवाद को सुलझाने की कोशिश करते हैं। लड़कों को पता चलता है कि दोनों परिवारों के प्यारे समर होम को खतरा है। उनकी मौसी जूलिया, जो किसी तरह उसकी कानूनी मालकिन बन गई हैं और उसे बेचने का इरादा रखती हैं। घर को परिवार के पास रखने की उनकी योजना एक निराशाजनक बाधा का सामना कर रही है। 10-3 प्रेम रोगी, इसाबेल सैंडोवल, क्रिस्टल ड्रू 14 जुलाई 2023। समर हाउस बिक्री के लिए तैयार है, लेकिन बेली, जेरेमिया और कॉनराड इसे आसानी से हाथ से जाने देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कॉनराड एक गुप्त योजना पर काम कर रहा है, जबकि बेली और जेरेमिया एक सीधा रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिशर बंधुओं के साथ कजिन्स में वापस आने का मतलब है कि बेली पिछले साल की दर्दनाक यादों से बच नहीं सकती। कॉनराड समुद्र तट की ओर भागता है, जहां उसे फिर से घबराहट का दौरा पड़ता है। स्टीवन उसकी मदद के लिए आता है। अगले दिन आंटी जूलिया घोषणा करती है कि वह समर हाउस को बेचने पर अड़ी हुई हैं और कॉनराड के कड़े विरोध के बावजूद ओपन हाउस को बेचने का फैसला करती हैं। लू से बचने के लिए बेली, कॉनराड, जेरेमिया, टेलर और उनकी चचेरी बहन स्काई बोर्डवॉक गेम खेलने के लिए राज्य मेले में जाते हैं और कैम से मिलते हैं और पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। इस बीच लॉरेल अपनी किताब के विमोचन पर है। उसे कजिन्स के घर में हो रहे पारिवारिक नाटक का पता नहीं है। खेलों और प्रतियोगिताओं से भरे एक मजेदार दिन के बाद समूह को एक बड़ा झटका लगता है जब वे घर आते हैं और पाते हैं कि सुजाना का प्यारा समर हाउस खाली पड़ा है, जिसका असर उन सभी पर पड़ रहा है। 12-5 प्यार में पागल, सोफिया तकाल, सबरीना शेरिफ 28 जुलाई 2023। जेरेमिया इस एपिसोड का वर्णन करता है, जिसकी शुरुआत बच्चों के एक समूह के कंट्री क्लब में रात बिताने जाने से होती है। वे खाने और सोने की जगह ढूंढने के लिए अलग हो जाते हैं। स्टीवन और टेलर बॉलरूम में साथ नाचते हैं।
जेरेमिया के वर्णन से पता चलता है कि वह बचपन में कॉनराड से कितना ईर्ष्या करता था और कॉनराड का बेली के साथ रिश्ता कैसा था। कॉनराड बीच हाउस को बचाने की अपनी कोशिशें जारी रखता है, एक ऐसे दोस्त से पूछताछ करता है जो उसके भरोसे कार खरीदने में कामयाब रहा था। आखिरकार समूह गोल्फ कोर्स पर सोने का फैसला करता है। बेली टेलर को बताती है कि वह अब किसी और से उस तरह प्यार नहीं करेगी जैसे उसने कॉनराड से किया था। टेलर ने इसे स्टीवन के साथ अपने अनुभव से जोड़ा और दोनों ने पहले प्यार को पीछे छोड़ने का वादा किया। 13/6 प्रेम उत्सव, सोफिया तकाल, कीथ एंटोन और कैमरून जे रॉस, 4 अगस्त 2023। घर की बिक्री लगभग तय हो जाने के बाद बेली समूह को नए मालिकों को घर सौंपे जाने से एक रात पहले एक भव्य विदाई पार्टी आयोजित करने के लिए मना लेती है। जाने से पहले आंटी जूलिया घर की सभी चाबियां ले लेती हैं और स्काई से स्वीकार करती हैं कि युवावस्था की कड़वाहट ने उन्हें घर बेचने के लिए और भी दृढ़ बना दिया था। पार्टी के दौरान विचलित करने वाली घटनाओं में टेलर के अलग हुए प्रेमी का अवांछित दखल, स्टीवन का टेलर का साहसपूर्वक बचाव और उसके सामने और भी साहसिक स्वीकारोक्ति, कॉनराड और जेरेमिया के बीच एक और टकराव जिसमें जेरेमिया अपने भाई को एक कर्कश बयान देता है और बेली का दिल टूट जाता है जब उसे कॉनराड के अंतिम संस्कार के व्यवहार के पीछे की सच्चाई का पता चलता है। 14/7 प्रीमियर, मेगन ग्रिफिथ्स, वेनेसा रोजास, 11 अगस्त 2023। बेली की मदद के लिए आंसू भरी पुकार के बाद लॉरेल न्यूयॉर्क से आहत और गुस्से में लौटती है क्योंकि बेली ने पिछले कुछ दिनों से उसे अनजान रखा था। अंतिम संस्कार को लेकर उनके बीच झगड़ा होता है जिसके परिणामस्वरूप बेली समुद्र तट पर भाग जाती है। बाद में लॉरेल बेली से माफी मांगती है, सुजाना की मौत पर अपना गुस्सा जाहिर करती है और लड़कों को समुद्र तट का घर रखने में मदद करने के लिए राजी हो जाती है। जिसके बाद बच्चे विदाई पार्टी के बाद सफाई का काम शुरू कर देते हैं। जूलिया पहले तो घर रखने के विचार के खिलाफ होती है, लेकिन जब लॉरेल उसके प्रति सहानुभूति दिखाती है तो वह सुजाना के साथ अपने रिश्ते को मजबूत न होने की बात स्वीकार करती है और घर बेचने से पीछे हटने के लिए राजी हो जाती है। लॉरेल एडम को घर दोनों परिवारों के पास ही रहने देने के लिए भी मना लेती है। एडम बोस्टन वाला घर बेचकर जूलिया से घर वापस खरीदने के लिए राजी हो जाता है। स्टीवन टेलर के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए घर चला जाता है क्योंकि बच्चे कॉनराड को ब्राउन में उसकी अंतिम परीक्षाओं की तैयारी के लिए पूरी रात पढ़ाई में मदद करते हैं ताकि वह स्टैनफोर्ड में स्थानांतरित हो सके। कॉनराड की परीक्षा के दौरान जेरेमिया बेली को अपने कॉलेज, फिंच कॉलेज, के बारे में बताता है जो पास में ही है और बेली के काउंसलर ने उसे उसके कम ग्रेड के कारण वहां जाने का सुझाव दिया है। जब वे ब्राउन लौटते हैं तो दोनों एक भावुक चुंबन लेते हैं जिसे कॉनराड बीच में ही रोक देता है। 15/8 प्रेम त्रिकोण, मेगन ग्रिफिथ्स, सारा कुसेरका, 18 अगस्त 2023। बेली के लिए कॉनराड की भावनाएं तब चरम पर पहुंच जाती हैं जब वह, बेली और जेरेमिया एक तूफान में फंस जाते हैं और रात के लिए एक मोटल के कमरे में रहने को मजबूर हो जाते हैं। स्टीवन लॉरेल को एक लेखक समूह की बैठक में जाने के लिए मना लेता है जिससे वह डरती है। टेलर और स्टीवन एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं और आखिरकार एक साथ हो जाते हैं। मोटल में बेली जेरेमिया से वादा करती है कि वह कॉनराड से बात करेगी। जब जेरेमिया सो रहा होता है, कॉनराड बेली से कहता है कि वह अब भी उसे चाहता है, लेकिन बेली कुछ नहीं कहती। अगली सुबह बेली और जेरेमिया मोटल के बाहर चुंबन करते हैं। कॉनराड कमरे से बाहर निकलता है और फूट फूट कर रोता है। बेली और जेरेमिया फिलाडेल्फिया वापस जाते हैं। इस बीच कॉनराड घर की सफाई करने के लिए कजिन्स के घर लौटता है। विकास 8 फरवरी 2021 को अमेजन ने प्रोडक्शन को 8 एपिसोड वाली एक सीरीज का ऑर्डर दिया। यह सीरीज जेनी हान के 2009 में आए इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। इसे हान ने बनाया है जो शोरनर और एक कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम करते हैं। 12 इसके कार्यकारी निर्माता गैब्रियल स्टैंटन, करेन रोसेनफेल्ड, नेने एबोंग और होप हार्टमैन भी हैं। स्टैंटन पहले सीजन के लिए सहश्रोता भी हैं। 13, 14, 15, 8 जून 2022 को सीरीज के प्रीमियर से पहले अमेजन ने दूसरे सीजन के लिए सीरीज का नवीनीकरण किया जिसमें हान और सारा कुसेरका सहश्रोता थे। 2-3 अगस्त 2023 को दूसरे सीजन के समापन से पहले
ढलाई 28 अप्रैल 2021 को लोला तुंग, राचेल ब्लैंचर्ड, जैकी चुंग और क्रिस्टोफर ब्राइनी को श्रृंखला के नियमित कलाकारों के रूप में चुना गया। 16-17 जुलाई 2021 में गेविन कैसालेग्नो, सीन कॉफमैन, मिन्नी मिल्स और अल्फ्रेडो नार्सिसो मुख्य कलाकारों में शामिल हुए, जबकि समर मेडिसन, डेविड इकोनो, रेन स्पेंसर और टॉम एवरेट स्कॉट आवर्ती भूमिकाओं में कलाकारों में शामिल हुए। 18-19-31 अगस्त 2022 को कायरा सेडविक और एल्सी फिशर को दूसरे सीजन के लिए आवर्ती क्षमताओं में लिया गया। 20 अप्रैल 2023 को मिल्स ने घोषणा की कि वह दूसरे सीजन से पहले श्रृंखला से बाहर हो गई हैं। 4 जून 2025 को यह बताया गया कि इसाबेला ब्रिग्स और क्रिस्टन कोनोली को नई श्रृंखला के नियमित कलाकारों के रूप में चुना गया, जबकि सोफिया ब्रायंट, लिली डोनोग्यू, ज़ोडे ग्रैंडमैसन, एम्मा इश्टा और टानर्स गारिनो को तीसरे सीजन के लिए आवर्ती क्षमताओं में शामिल किया गया। 10 फिल्माने पहले सीजन की मुख्य फोटोग्राफी 2021 में विल्मिंगटन, उत्तरी कैरोलिना में हुई। स्थानों में कैरोलिना बीच, फोर्ट फिशर और एन 3 स्ट्रीट पर वेव ट्रांजिट का पैडगेट स्टेशन शामिल था। 21, 22, 23 दूसरे सीजन का फिल्मांकन जुलाई 2022 में शुरू हुआ और नवंबर 2022 में संपन्न हुआ। 24, 25 कलाकारों ने पुष्टि की है कि तीसरे सीजन के लिए फिल्मांकन शुरू में 2023 में शुरू होने वाला था। हालांकि राइटर्स गिल्ड और SAG-AFTRA हड़ताल के कारण इसमें देरी हो गई, जो मई से नवंबर 2023 तक हुई। 26 जनवरी 2024 के अंत में यह पुष्टि की गई कि तीसरे सीजन ने विल्मिंगटन क्षेत्र में प्री प्रोडक्शन में प्रवेश किया था, जो वसंत की शुरुआत की तारीख पर नजर गड़ाए हुए था। 27, 28, 14 मई 2024 को यह घोषणा की गई कि तीसरे सीजन का फिल्मांकन शुरू हो गया है। 29 मुक्त करना श्रृंखला का प्रीमियर प्राइम वीडियो पर 17 जून 2022 को हुआ। 30 दूसरे सीजन के पहले 3 एपिसोड का प्रीमियर 14 जुलाई 2023 को हुआ। शेष 5 एपिसोड 18 अगस्त 2023 को समापन तक साप्ताहिक रूप से रिलीज किए गए। 11 एपिसोड के तीसरे और अंतिम सीजन का प्रीमियर 16 जुलाई 2025 को 2 नए एपिसोड के साथ हुआ और इसके बाद 17 सितंबर 2025 को श्रृंखला के समापन तक साप्ताहिक आधार पर एक नया एपिसोड जारी किया गया। 6 स्वागत सीजन 1 पहले सीजन के लिए समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज ने 24 समीक्षकों की समीक्षाओं के आधार पर 7.1/10 की औसत रेटिंग के साथ 88% अनुमोदन रेटिंग दर्ज की। वेबसाइट की समीक्षकों की राय इस प्रकार है: द समर आई टर्न्ड प्रिटी को हंस बनने में ज्यादा समय नहीं लगता। यह शुरू से ही एक आकर्षक और मधुर रोमांटिक कॉमेडी है जिसकी अपील सभी पीढ़ियों को है। 31 मेटाक्रिटिक, जो भारत औसत का उपयोग करता है, ने 8 समीक्षकों के आधार पर 100 में से 72 अंक दिए, जो आम तौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। 32 हॉलीवुड रिपोर्टर की एंजी हान ने लिखा, एक युवावस्था की कहानी के रूप में अमेजन की द समर आई टर्न्ड प्रिटी एक कदम आगे है। कोमलता से लिखी गई और मनमोहक अभिनय के साथ यह किशोरावस्था के अंतिम चरण में आने वाले आत्मबोध में सूक्ष्म लेकिन अपरिवर्तनीय बदलावों के प्रति संवेदनशील है और साथ ही यह इतनी स्पष्ट दृष्टि रखती है कि समझ सके कि किशोर, यहाँ तक कि इसकी शर्मीली नायिका भी, अपनी नई शक्तियों का उपयोग करने की कोशिश करते समय निश्चित रूप से नासमझों की तरह व्यवहार कर सकते हैं। 33 वैनिटी फेयर की डेलिया कै ने भी सकारात्मक समीक्षा देते हुए कहा कि लॉरेल की काल्पनिक गर्मियों की विशिष्टता ही अंततः द समर आई टर्न्ड प्रिटी को अत्यधिक चिपचिपा और मीठा होने से बचाती है। 34 द प्लेलिस्ट के लिए लिखते हुए मरिया ई गेट्स ने लिखा, हालांकि जिस वॉइस ओवर में बेली अपनी भावनाओं को साझा करती है वह असमान रूप से इस्तेमाल किया गया है, फिर भी एक ऐसी कहानी देखना ताज़ा है जो लड़की को ड्राइवर की सीट पर बिठाती है और उसे किशोरावस्था और यौन परिपक्वता के अंतर्विरोधों को अपनी शर्तों पर समझने की गुंजाइश देती है। 35 कॉमन सेंस मीडिया की जॉयस स्लैटन ने कहा कि यह सीरीज स्विमिंग पूल के किनारे बर्फ पर रखे सोडा की तरह मीठी, हल्की और ताज़ा है और एक अजीब परिपक्वता की उलझन और सुंदरता को उजागर करती है। 36 कोलाइडर की एबी कैवेनॉग ने कहा, हालांकि कुछ जगहों पर प्रेम त्रिकोण या चतुष्कोण
जिसमें कैम भी शामिल है, थोड़ा जबरदस्ती का लग सकता है। कुल मिलाकर यह कहानी कई स्तरों पर कारगर है। आप इन किरदारों की वाकई परवाह करने लगते हैं और उन्हें खुश देखना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा, बेली शो की स्टार हैं और तुंग अपने शानदार अभिनय से इसके हर पल को जीवंत कर देती हैं। सीजन 2। दूसरे सीजन को रॉटन टोमाटोज पर 62% की स्वीकृति रेटिंग मिली है, जो 13 आलोचकों की समीक्षाओं पर आधारित है, जिसकी औसत रेटिंग 6.5/10 है। 38 मेटाक्रिटिक पर दूसरे सीजन को 6 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 71 का स्कोर मिला, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षा दर्शाता है। 39 कुछ आलोचकों ने श्रृंखला में दुख और हानि के भारी विषयों से निपटने का स्वागत किया। 40, 41, 42, 43 एवी क्लब की लॉरेन चवाल ने कहा कि सीजन 2 केंद्रीय प्रेम त्रिकोण के दाव को बढ़ाता है और बेली के साथ जेरेमिया के रिश्ते के लिए एक मजबूत मामला बनाता है। 44 तुंग के प्रदर्शन को निरंतर प्रशंसा मिली। द रैप की कायले डोनाल्डसन ने लिखा कि सीजन अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर है जब यह बेली पर केंद्रित है, उसके भावनात्मक संघर्ष और एक ऐसी दुनिया में एक किशोर लड़की होने की अक्सर उपहास की जाने वाली कठिनाइयों को जगह देता है, जहां आपको एक सेक्स ऑब्जेक्ट और एक पंचिंग बैग के बीच कुछ के रूप में तैनात किया जाता है। 42, 45 साउंड ट्रैक को भी प्रशंसा मिली। 40, 46, 43, 45 दूसरों को लगा कि दूसरे सीजन में पहले सीजन की सहजता और मस्ती का अभाव है। 47, 45, 48 हालांकि आलोचकों ने कहा कि कथा पुस्तक के प्रति वफादार रहती है। कुछ ने कहा कि फ्लैशबैक दृश्यों का एकीकरण कई बार भ्रामक था और महत्वपूर्ण कहानियों को छोड़ दिया जा रहा था। 47, 40, 41, 45 कोलाइडर के लिए लिखते हुए थेरेसा लैक्सन ने समग्र रूप से सकारात्मक समीक्षा दी, लेकिन ध्यान दिया कि सीजन में नए पात्रों को जोड़ने का मतलब उनके आर्क और उनकी कहानियों के मास को विकसित करने के लिए कम समय था। 46, 43 डिसाइडर के निकोल गैलुची ने लिखा कि सीजन 2 का भावनात्मक रोलर कोस्टर एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। प्रभाव श्रृंखला की शुरुआत के बाद तीनों द समर आई टर्न्ड प्रिटी पुस्तकों ने अमेजन बेस्ट सेलर्स सूची में शीर्ष 3 स्थानों में प्रवेश किया। दूसरी पुस्तक इट्स नॉट समर विदाउट यू नंबर 1 पर पहुंच गई। शो में जिन कलाकारों का संगीत इस्तेमाल किया गया है, उन्होंने स्ट्रीम, बिक्री और फॉलोअर्स में भी बढ़ोतरी देखी है। कुछ ने गाने की बिक्री में 6000% तक की वृद्धि का अनुभव किया है। टेलर स्विफ्ट का 7वां स्टूडियो एल्बम लवर बिक्री और स्ट्रीमिंग में फिर से बढ़ गया और बिलबोर्ड 200 चार्ट के शीर्ष 40 क्षेत्र में भी फिर से प्रवेश किया, जब इसके 3 गाने क्रूएल समर, लवर और फॉल्स गॉड श्रृंखला में दिखाए गए थे। बेयोंस के 2014 के एकल 100 सोशल एनालिटिक्स एजेंसी DMS के अनुसार लॉन्च सप्ताहांत में इसने 1,07,000 से अधिक वैश्विक पोस्ट और विभिन्न प्लेटफार्मों पर 725 मिलियन संभावित इम्प्रेशन उत्पन्न किए। 49 सितंबर 2023 में अमेजन प्राइम के एक कार्यकारी वर्नन सैंडर्स ने खुलासा किया कि जेनी हान के युवा वयस्क रूपांतरण का सीजन 2 प्राइम वीडियो के अनुसार 18 से 34 आयु वर्ग की महिलाओं के बीच स्ट्रीमर की अब तक की दूसरी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सीरीज थी, जो केवल रिंग्स ऑफ पावर से पीछे थी। यह उस आयु वर्ग में अब तक की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सीरीज भी थी। अमेजन की रिपोर्ट के अनुसार इस सीरीज ने उस गर्मी में सब्सक्रिप्शन में भी वृद्धि की थी। वैश्विक अधिग्रहण के मामले में द समर आई टर्न्ड प्रिटी प्राइम वीडियो की शीर्ष 3 सीरीज में से एक थी और फिर से 18 से 34 आयु वर्ग की महिलाओं के बीच नंबर 1। 50 पुरस्कार और नामांकन द समर आई टर्न्ड प्रिटी ने 2024 पीपल्स चॉइस अवार्ड्स में बिंजवर्थी शो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। गैब्रियल गेल स्टैंटन, जन्म साउथ ऑरेंज, न्यू जर्सी, एक अमेरिकी टेलीविजन लेखिका और निर्माता हैं। उन्हें ABC सीरीज ग्रेज एनाटॉमी और अगली बेटी, द सीडब्ल्यू के द फ्लैश और सिफी के स्टीफन किंग पर आधारित सीरीज हेवन में उनके काम के लिए जाना जाता है। जीवन और करियर समिट
न्यू जर्सी में ऑल गर्ल्स केंट प्लेस स्कूल में पढ़ाई करने और महिलाओं के बर्नार्ड कॉलेज और मैनहट्टन, न्यूयॉर्क में कोलंबिया विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद स्टैंटन ने 1991 तक पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के न्यूयॉर्क कार्यालय में राष्ट्रीय प्रचार समन्वयक के रूप में काम किया। 1992 में उन्होंने फिल्म एंकिनो मैन में लेखक निर्माता जॉर्ज ज़ालूम के सहायक के रूप में फिल्म उद्योग में कदम रखा और बाद में 1998 की फिल्म फ्री एंटरप्राइज में गैब्रियल के किरदार में एक छोटी भूमिका में दिखाई दीं, जबकि उनके तत्कालीन पति और लेखन साथी है एरी वर्क्समैन भी फिल्म में है एरी के रूप में दिखाई दिए। उन्होंने एडवर्ड सिजरहैंड्स फिल्म में भी काम किया। उनकी पहली नौकरी स्टार ट्रेक डीप स्पेस 9 पर थी, जिसके बाद उन्होंने वीआईपी और विज्ञान कथा श्रृंखला अर्थ, फाइनल कॉन्फ्लिक्ट, फारस्केप, द इनविजिबल मैन और वेरिटास द क्वेस्ट पर लेखन पदों के साथ काम किया, जिनमें से बाद के 2 में उन्होंने सहनिर्माता के रूप में भी काम किया। उन्होंने मेडिकल ड्रामा सीरीज ग्रेज एनाटॉमी के लिए एक लेखक और निर्माता के रूप में काम पर रखे जाने से पहले टेलीविजन फिल्म डेथलैंड्स के लिए टेलीप्ले लिखा था, जिसके लिए उन्होंने 2005 के एपिसोड हूज़ ज़ूम इन हू और मच टू मच के साथ अपनी शुरुआत की। 2 ग्रेज एनाटॉमी पर उनके काम ने उन्हें उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज श्रेणी में अन्य प्रोडक्शन क्रू सदस्यों के साथ प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए एक साझा नामांकन, 3 और एक राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड और 2 नामांकन दिलाए। 4 उन्होंने 2007 में ग्रेज एनाटॉमी से ड्रामा सीरीज अगली बेटी में कदम रखा, जहां उन्होंने पेट्रागेट एपिसोड लिखा और 8 अन्य एपिसोड के लिए पर्यवेक्षक निर्माता के रूप में काम किया। उन्हें और अगली बेटी के अन्य निर्माताओं को 2007 में उत्कृष्ट हास्य श्रृंखला श्रेणी में प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 5 स्टैंटन ने सीबीएस टेलीविजन सीरीज मूनलाइट में भी काम किया, जिसके लिए उन्होंने 3 एपिसोड लिखे और पहले सहकार्यकारी निर्माता और फिर कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। मई 2008 में इसके रद्द होने पर 6 उन्होंने एबीसी सीरीज कैसल में सहकार्यकारी निर्माता और फिर सीडब्ल्यू के द वैम्पायर डायरीज में सलाहकार निर्माता के रूप में काम किया। स्टैंटन एबीसी सीरीज द गेट्स में सहकार्यकारी निर्माता थीं। 7 उन्होंने सिफी सीरीज हेवन के 5 सीजन के दौरान शोनर के रूप में काम किया। इसके बाद वह द सीडब्ल्यू सुपरहीरो ड्रामा द फ्लैश की लेखन टीम में शामिल हो गईं, जहां उन्होंने पहले सीजन के आखिरी 5 एपिसोड के लिए सलाहकार निर्माता के रूप में भी काम किया। उन्होंने शोनर एंड्रयू क्रेसबर्ग के साथ मिलकर सीजन के समापन के लिए टेलीप्ले फास्ट इनफ का सहलेखन किया। अपने द्वितीय वर्ष में प्रवेश करते हुए स्टैंटन को सहशोरूनर कार्यकारी निर्माता के रूप में पदोन्नत किया गया। उन्होंने प्रीमियर द मैन हू सेव्ड सेंट्रल सिटी के लिए फिर से क्रेसबर्ग के साथ मिलकर टेलीप्ले का सहलेखन किया। इसके बाद उन्होंने कहानी संपादक ब्रुक इकमियर के साथ महत्वपूर्ण 6ठे एपिसोड एंटर ज़ूम का सह लेखन किया। 8 2015 के समापन पर व्यक्तिगत जीवन। स्टैंटन और उनके पूर्व पति है एरी वर्क्समैन ने अप्रैल 1991 में अपनी शादी की योजना की घोषणा की। 9 और जुलाई 1991 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के न्यू कॉलेज के चैपल में शादी कर ली, जहां वर्क्समैन ने जून में अंग्रेजी इतिहास में अपनी मास्टर ऑफ लेटर्स की डिग्री प्राप्त की थी। 1 2008 में उनका तलाक हो गया। उनके पिता जेम्स स्टैंटन एक वकील हैं। 1 और उनकी एक बहन है जिसका नाम लेक्सी है। लोला तुंग जन्म 28 अक्टूबर 2002, एक अमेरिकी अभिनेत्री, गायिका और मॉडल हैं। उन्हें अमेजन प्राइम वीडियो की सीरीज द समर आई टर्न्ड प्रिटी में इसाबेल बेली कॉन्कलिन की भूमिका के लिए जाना जाता है, जो जेनी हान के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। 1 प्रारंभिक जीवन। तुंग का जन्म और पालन-पोषण न्यूयॉर्क शहर में हुआ। उनकी मां चीनी और स्वीडिश मूल की है और उनके पिता पूर्वी यूरोपीय मूल के हैं। 2 उनकी नानी स्वीडन से है। 3 मिडिल स्कूल के दौरान उन्होंने लिटिल शॉप ऑफ हॉरर्स 4 और द विजार्ड ऑफ ओज के प्रोडक्शंस में भाग लिया। उन्होंने फ्योरेलो एच. लागार्डिया हाई स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स में पढ़ाई की, जहां से उन्होंने 2020 में ड्रामा में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 5-6 तुंग ने हाई स्कूल के दौरान अपने एक्स्ट्रा करिकुलर थिएटर ग्रुप के साथ रेंट के एक प्रोडक्शन में भाग लिया। 4 2020 की शरद ऋतु में उन्होंने कार्नेगी मेलन स्कूल ऑफ ड्रामा में अध्ययन करना शुरू किया,
7. जहां उन्होंने स्कूल के नाटकों में भाग लिया। 8. उन्होंने कॉलेज का पहला वर्ष पूरा किया और फिर द समर आई टर्न्ड प्रिटी फिल्म के लिए समय निकाला। 9. आजीविका। हाई स्कूल के अपने वरिष्ठ वर्ष में तुंग ने लागार्डिया के वर्चुअल सीनियर एक्टिंग शोकेस में अभिनय किया, जहां उनके वर्तमान प्रबंधक ने उनका पहला प्रदर्शन देखा। महीनों बाद कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय में तुंग के पहले वर्ष के दूसरे सेमेस्टर के दौरान प्रबंधक ने उनके साथ काम करना शुरू करने और ऑडिशन देने के लिए उनसे संपर्क किया। 10. यह ऑडिशन अमेजन प्राइम के जेनी हान की बेस्ट सेलिंग त्रयी के टेलीविजन रूपांतरण द समर आई टर्न्ड प्रिटी में इसाबेल बेली कोंकलिन की मुख्य भूमिका के लिए था। 10. दूरस्थ कॉलेज कक्षाएं लेते समय तुंग ने जूम पर श्रृंखला के लिए ऑडिशन दिया। बाद में उन्हें नौकरी मिल गई, जो उनकी पहली श्रेय वाली अभिनय भूमिका है। 11, 12, 13, 14 सितंबर 2021 में द समर आई टर्न्ड प्रिटी 15 पहले सीजन की रिलीज से पहले अमेजन प्राइम ने सीरीज को दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया, जिसकी शूटिंग 2022 की गर्मियों में हुई। 9 अगस्त 2023 में सीरीज को तीसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया। हालांकि SAG-AFTRA हड़ताल के कारण निर्माण में देरी हुई। 16 नवंबर 2023 में तुंग ने कैमरून क्रो और टॉम किट के साथ यूजीन ओनील थिएटर सेंटर में ऑलमोस्ट फेमस के विकासात्मक निवास में पेनी लेन के रूप में काम किया। कार्यशाला का सार्वजनिक वाचन 11, 15 और 18 नवंबर 2023 को हुआ। 17 फरवरी 2024 में तुंग ने टोनी विजेता संगीत हेडस्टाउन में यूरिडाइस के रूप में ब्रॉडवे की शुरुआत की। 18 उन्होंने एक सीमित रन 9 फरवरी से 17 मार्च तक निर्धारित के लिए सोलिया फिफर की जगह ली, जिसमें जॉर्डन फिशर के साथ ऑर्फियस की भूमिका निभाई। 19 बाद में मई 2024 में तुंग ने 2024 Broadway.com ऑडियंस चॉइस अवार्ड्स में अपना पहला पुरस्कार नामांकन अर्जित किया। 20 मार्च 2025 में तुंग को मेरेडिथ एलोवे द्वारा निर्देशित और लिली ह्यूटन के नाटक पर आधारित एक डायन हॉरर फिल्म फॉरबिडन फ्रूट्स के कलाकारों में शामिल किया गया। वह एक गुप्त डायन पंथ की सदस्य की भूमिका निभा रही है, जिसका बंधन एक नए सदस्य के शामिल होने के बाद टूटने लगता है। IFC फिल्म्स और शडर ने उत्तरी अमेरिकी अधिकार हासिल कर लिए हैं और 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज की योजना है। 21 पहनावा। 2022 में द समर आई टर्न्ड प्रिटी के पहले सीजन के प्रीमियर के बाद तुंग अपने सहकलाकारों क्रिस्टोफर ब्रिनी और गेविन कैसलेग्नो के साथ अमेरिकन ईगल पार्टनर बन गईं। 22 अप्रैल 2023 में तुंग कोचटोपिया का चेहरा बनी, जो टिकाऊ विनिर्माण तकनीकों से बने कोच उत्पादों की एक श्रृंखला है। 23 उन्होंने कोचटोपिया के 2023 के अवकाश अभियान है ए वेस्टी हॉलिडे में भी अभिनय किया, जिसका उद्देश्य छुट्टियों के मौसम में उत्पन्न होने वाले कचरे के बारे में जागरूकता फैलाना था। जैकी चुंग एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं, जिन्हें 2022 की अमेजन श्रृंखला द समर आई टर्न्ड प्रिटी 1 में लॉरेल पार्क की भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्होंने स्टेशन 19 और ग्रेज एनाटॉमी में भी काम किया है। आजीविका। चुंग ने 2005 की लघु फिल्म टेक इट और लीव इट में जेसी की भूमिका निभाकर अपने पेशेवर अभिनय की शुरुआत की। 2006 में उन्होंने फाइंडिंग माई अमेरिका के एक एपिसोड में अतिथि भूमिका निभाई। 2015 में चुंग ने 2 कोरियाई अमेरिकी चचेरी बहनों पर आधारित ड्रामा थ्रिलर लघु फिल्म समवन एल्स में कैट यू जिन की भूमिका निभाई। उन्होंने हुलू सीरीज डेडबीट के 2015 के एक एपिसोड में कामिको नाकामुरा की भूमिका भी निभाई। 2017 में चुंग ने ग्रेज एनाटॉमी में क्लियो किम के रूप में उपस्थिति दर्ज कराई। 2022 में चुंग ने अपने करियर की सबसे प्रसिद्ध भूमिकाओं में से एक लॉरेल पार्क में अभिनय किया। 3 जो इसाबेल बेली कोंकलिन की मां हैं, जो शो द समर आई टर्न्ड प्रिटी की मुख्य पात्र हैं। यह सीरीज 2 सीजन के लिए प्रसारित की जा चुकी है और अगस्त 2023 में तीसरे सीजन के लिए नवीनीकृत की गई थी। राहेल एलिस ब्लैंचर्ड, जन्म 19 मार्च 1976, एक कनाडाई अभिनेत्री हैं। 1 उनकी टेलीविजन भूमिकाओं में ब्रिटिश सिटकॉम पीप शो में नैन्सी, अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा सीरीज यू मी हर में एम्मा और अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा सीरीज द समर आई टर्न्ड प्रिटी में सुजाना की भूमिकाएं शामिल हैं। 2 आजीविका।
ब्लैंचर्ड का करियर मैकडॉनल्ड्स के एक विज्ञापन में एक भूमिका के साथ शुरू हुआ, 1 और 8 साल की उम्र में कनाडाई बच्चों के शो द किड्स ऑफ डेग्रासी स्ट्रीट में, 3, जिसमें उन्होंने मेलानी श्लेगल की भूमिका निभाई। उन्होंने टेलीविजन सीरीज वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स में सुजैन मैकुलॉ की बेटी डेबी के रूप में और वाईटीवी के आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क में क्रिस्टन के रूप में भी अभिनय किया। 4. ब्लैंचर्ड ने 1995 की इसी नाम की फिल्म पर आधारित टेलीविजन सीरीज क्लूलेस में चेर होरोविट्स, मूल रूप से फिल्म संस्करण में एलिसिया सिल्वरस्टोन द्वारा चित्रित, की भूमिका निभाई। 5. उन्होंने 2002 से 2004 तक टेलीविजन सीरीज ब्लैंचर्ड ने साथ ही कनाडाई निर्देशक और लेखक एटम एगोयान की फिल्मों में उल्लेखनीय भूमिकाएं निभाईं, पहले वेयर द ट्रूथ लाइज 2005 में, फिर उनके कांस में प्रसिद्ध एडोरेशन 2008 में नायक राहेल के रूप में, जो उस वर्ष के फेस्टिवल इक्यूमेनिकल जूरी पुरस्कार का विजेता था। 7. ब्लैंचर्ड ब्रिटिश सिटकॉम पीप शो की दूसरी श्रृंखला में मुख्य पात्र जेरेमी उसबोर्न की अमेरिकी प्रेमिका नैन्सी के रूप में दिखाई दीं। उन्होंने चौथी श्रृंखला 2007 में इस भूमिका को दोहराया। 8. उन्होंने HBO शो फ्लाइट ऑफ द कॉन्कॉर्ड्स में सैली की भूमिका निभाई। 9, 10 और 2014 एफएक्स अपराध श्रृंखला फार्गो के पहले सीजन में एक आवर्ती भूमिका थी। 11, 2016 से 2020 तक ब्लैंचर्ड ने कॉमेडी ड्रामा यूमी हर में एम्मा ट्राकार्स्की की भूमिका निभाई, जो एक ऐसी महिला के बारे में है जो अपने पति और एक छोटी महिला के साथ बहुपत्नी संबंध में प्रवेश करती है। 12. उन्होंने कॉल मी फिट्स में अपनी उपस्थिति के लिए 26वें जेमिनी अवार्ड्स में कॉमेडी सीरीज में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का जेमिनी अवार्ड जीता। जैकरी एडविन डावेस, जन्म 2 जुलाई 1985, एक अमेरिकी संगीतकार, निर्माता, इंजीनियर और तकनीशियन हैं, जो मिनीमेशन और द लास्ट शैडो पपेट्स बैंड के बेसिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने ब्रायन विल्सन, लाना डेल रे, शेरोन वान एटन सहित अन्य संगीतकारों और गीतकारों के साथ भी बड़े पैमाने पर काम किया है। 1. वह द समर आई टर्न्ड प्रिटी, द बिग डोर प्राइज सहित कई फिल्म और टेलीविजन शो के लिए संगीत रचना और पर्यवेक्षण करते हैं, और हिट नेटफ्लिक्स शो नोबडी वांट्स दिस में अक्सर सहयोगी एस्टे हैं के साथ काम किया है। नॉर्मन फकिंग रॉकवेल और डिड यू नो दैट देयर्स टनल अंडर ओशन बुलेवार्ड पर लाना डेल रे के साथ उनके निर्माण कार्य ने उन्हें एल्बम ऑफ द ईयर के लिए 2 ग्रैमी नामांकन दिलाए। प्रारंभिक जीवन। डावेस कैलिफोर्निया के एंकिनो में पले बढ़े। उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सांता क्रूज से फिल्म और डिजिटल मीडिया में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 2. एक बच्चे के रूप में डावेस ने पियानो बजाना सीखा, लेकिन जब उन्हें पता चला कि जिस बैंड को वह शुरू कर रहे थे उसे एक बास वादक की जरूरत है, तो उन्होंने बास बजाना शुरू कर दिया। 3. आजीविका। डावेस ने अमेरिकी रिकॉर्ड निर्माता टी बोन बर्नेट के लिए सहायक, इंजीनियरिंग और बास बजाने में कई साल बिताए। उन्होंने एल्बम और साउंड ट्रैक में बास बजाया, जिसके लिए बर्नेट निर्माता, संगीतकार या योगदान देने वाले कलाकार थे, जिनमें द हंगर गेम्स, सॉन्ग्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट 12 एंड बियॉन्ड, इनसाइड लेलेविन डेविस, साउंड ट्रैक, ए प्लेस एट द टेबल, ट्रू डिटेक्टिव, नैशविले का सीजन 1 2012 टीवी सीरीज, लिसा मैरी प्रेस्ली का एल्बम स्टॉर्म एंड ग्रेस, बैंड द सीक्रेट सिस्टर्स का एल्बम पुट योर नीडल डाउन और लॉस्ट ऑन द रिवर, द न्यू बेसमेंट टेप्स। बॉब डिलेन के अधूरे गानों का पुनर्लेखन शामिल है। 4, 5. उन्होंने अपने बैंड मिनी मैंशंस, स्पार्क्स, द लास्ट शैडो पपेट्स और कोर्टनी बार्नेट के साथ बड़े पैमाने पर दौरा किया है। हाल ही में वह लाना डेल रे की टेक मी होम कंट्री रोड्स 2023, ओ हेनरी 2025 और ब्लूबर्ड 2025 के निर्माता थे। उन्होंने फिल्म और टेलीविजन परियोजनाओं के लिए शेरोन वान एटन के साथ कई गीतों का सहलेखन और निर्माण किया है। जैक ने अमेजन की हिट सीरीज द समर आई टर्न्ड प्रिटी के सभी 3 सीजन के लिए संगीत तैयार किया। ओवेन विल्सन अभिनीत द एप्पल ओरिजिनल स्टिक 2025, नेटफ्लिक्स के नोबडी वांट्स दिस का पहला सीजन 2024, नेटफ्लिक्स का ऐतिहासिक ड्रामा ए स्मॉल लाइट 2023, एप्पल का द बिग डोर प्राइज सीजन 1 और 2 2023, ग्रीस राइज ऑफ द पिंक लेडीज 2023, एब्बी जैकबसन की ए लीग ऑफ देयर ओन 2022, एंजेलिने 2022, HBO की जनरेशन 2021 और कई अन्य।
2021 में डावेस ने नेटफ्लिक्स फिल्म देयर्स समवन इनसाइड योर हाउस के लिए संगीत तैयार किया। 2019 में डावेस संगीत पर्यवेक्षक थे और उन्होंने साउथ बाय साउथवेस्ट पुरस्कार विजेता फिल्म पीनट बटर फाल्कन के साउंड ट्रैक में योगदान दिया। 6. व्यक्तिगत जीवन। डावेस ने 25 सितंबर 2022 को अपनी पार्टनर मॉली ग्रासिनी से शादी की। इस शादी में आर्कटिक मंकीज, वॉरपेंट और डावेस के बैंड मिनी मेशंस के सदस्य शामिल हुए। कॉलिन फर्ग्यूसन, जन्म 22 जुलाई 1972, एक कनाडाई अभिनेता, निर्देशक और निर्माता हैं। 1. उन्हें सिफी सीरीज यूरेका में शेरिफ जैक कार्टर, द मेटैग मैन और दैन केम्यू में लुइस की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। 1. 2. प्रारंभिक जीवन। फर्ग्यूसन का जन्म और पालन पोषण मॉन्ट्रियल, क्यूबेक में हुआ और वे एप्पलबी कॉलेज और मैकगिल विश्वविद्यालय से स्नातक हैं। 1. 2. चूंकि उनका जन्म और पालन पोषण मॉन्ट्रियल के आसपास हुआ था, जहां मुख्यतः फ्रेंच भाषा बोली जाती है, वे द्विभाषी हैं और फ्रेंच और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं। 2. उनका जन्म कनाडा में हुआ था और वे संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक बन गए। 3. 4. आजीविका। फर्ग्यूसन मॉन्ट्रियल इम्प्रोव ग्रुप ऑन द स्पॉट के सदस्य थे। 3. 2. उन्हें कई टेलीविजन सीरीज, टेलीविजन फिल्मों और फिल्मों में कास्ट किया गया है। 5. 2003 में उन्होंने अल्पकालिक टीवी शो कपलिंग में अभिनय किया। 6. वह यूरेका में मुख्य भूमिका में थे, जो 2006 और 2012 के बीच प्रसारित एक सिफी ओरिजिनल सीरीज थी, जिसके बाद के सीजन में वह निर्माता भी थे। वह विज्ञानकथा समाचार शो हाइपास्पेस के अतिथि प्रस्तुतकर्ता भी थे। 3. उन्होंने 1993 की टीवी मिनी सीरीज मोर टेल्स ऑफ द सिटी में बर्क एंड्रयू की भूमिका निभाई, जो आर्मिस्टेड मॉपिन के उपन्यासों की श्रृंखला पर आधारित थी। 2007 में उन्होंने चार्लोट रॉस के साथ लाइफटाइम क्रिसमस फिल्म क्रिसमस इन पैराडाइज में डैन केसी के रूप में अभिनय किया। 7. 2010 में फर्ग्यूसन ने क्रिस्टी मिशेल की सहकलाकार सिफी ओरिजिनल फिल्म लेक प्लेसिड 3 में नाथन बिकरमैन के रूप में अभिनय किया। 8. 5 सितंबर 2011 को वह पॉडकास्ट डिजास्टर पीस थिएटर में इस बात पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए कि यूरेका कैसा दिखता अगर इसे माइकल बे द्वारा निर्देशित किया गया होता। 9. उन्होंने द वैम्पायर डायरीज में अभिनय किया और 2013 और 2014 में टीवी सीरीज हेवन में एक आवर्ती भूमिका निभाई। 10 जनवरी 2014 में फर्ग्यूसन सबसे नए मेटैग मैन बन गए, जहां उन्होंने नवीनतम मेटैग विज्ञापन अभियान में उपकरण मरम्मत करने वाले की भूमिका निभाई। 11 जुलाई 2015 में फर्ग्यूसन ने हॉलमार्क चैनल सीरीज सीडर कोव के सीजन 3 में नए जिला अटॉर्नी और जैक के प्रतिद्वंद्वी के रूप में एक आवर्ती भूमिका निभानी शुरू की। 12 2016 में उन्होंने हॉलमार्क की मूल फिल्म एवरी क्रिसमस है जे स्टोरी में लोरी लॉफ्लिन के साथ जैक ब्रूस्टर की भूमिका निभाई। 13 2017 से उन्होंने ज्वेल किल्चर के साथ फिक्सर अपर मिस्ट्रीज में मैकिंटायर सुलिवन की भूमिका निभाई है। 14-15 व्यक्तिगत जीवन। फर्ग्यूसन का एक बेटा है, जिसका जन्म 2013 में हुआ था, जिसका पालन पोषण वह अपनी पार्टनर लिंडसे थॉम्पसन के साथ कर रहे हैं। 16-17 वह मॉन्ट्रियल कैनेडियंस के प्रशंसक हैं और वह एक सेलिब्रिटी ब्लॉगर के रूप में NHL.com में योगदान देते हैं। एल्सी फिशर, जन्म 3 अप्रैल 2003, एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं। उन्हें बो बर्नहैम की कॉमेडी ड्रामा फिल्म 8th ग्रेड 2018 में उनकी प्रमुख भूमिका के लिए जाना जाता है, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, मोशन पिक्चर कॉमेडी या म्यूजिकल के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकन मिला था। फिशर को डेस्पिकेबल मी 2010 और डेस्पिकेबल मी 2 फीट 2013 में एग्नेस, माशा एंड द बेयर 2009 से 2012 में माशा और द एडम्स फैमिली 2019 में पार्कर नीलर जैसे एनिमेटेड किरदारों को अपनी आवाज देने के लिए भी जाना जाता है। जीवन और करियर। फिशर का जन्म रिवरसाइड, कैलिफोर्निया में 3 अप्रैल 2003 को हुआ था। 1 फिशर ने अपने करियर की शुरुआत 6 साल की उम्र में की थी, जो एमबीसी अलौकिक ड्रामा सीरीज मीडियम के 2009 के एपिसोड में दिखाई दिया था। 2009 से 2012 तक
उन्होंने रूसी एनिमेटेड बच्चों की सीरीज माशा एंड द बेयर के अंग्रेजी डब के लिए माशा की आवाज दी। फिशर ने एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म डेस्पिकेबल मी 2010 और इसके सीक्वल डेस्पिकेबल मी 2 2013 में एग्नेस की आवाज देने के लिए और अधिक पहचान हासिल की। हालांकि उन्होंने श्रृंखला की तीसरी फिल्म में भाग नहीं लिया। फिशर स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म मैकफारलैंड यूएसए में सहायक भूमिका में दिखाई दिए, जो फरवरी 2015 में रिलीज हुई थी। 3. फिशर मार्च 2016 तक 16 से अधिक राष्ट्रीय विज्ञापनों में दिखाई दिए। 2018 में फिशर को कॉमेडी ड्रामा फिल्म 8वीं कक्षा में सामाजिक रूप से संघर्षरत किशोरी कायलाडे के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, जो कॉमेडियन बो बर्नहेम का निर्देशन था। अपने प्रदर्शन के लिए फिशर ने कई प्रशंसाएं अर्जित कीं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, मोशन पिक्चर कॉमेडी या म्यूजिकल के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकन शामिल है। 5, 6, 8वीं कक्षा के फिल्मांकन के बाद उन्होंने हाई स्कूल शुरू किया और उन्हें अपने हाई स्कूल के नाटक में कास्ट नहीं किया गया। 7. उन्होंने 2019 में एनिमेटेड डार्क कॉमेडी फिल्म द एडम्स फैमिली में पार्कर नीडलर को आवाज दी। उसी वर्ष वे हुलू एंथोलॉजी हॉरर सीरीज कैसल रॉक के दूसरे सीजन में एनी विल्क्स की बेटी जॉय विल्क्स की मुख्य भूमिका में दिखाई दिए। 2022 में फिशर HBO डार्क कॉमेडी सीरीज बैरी के तीसरे सीजन में कलाकारों में शामिल हो गए। 8. अपने निजी जीवन में फिशर वे उन्हें सर्वनाम का उपयोग करते हैं। एल्सी फिशर, जन्म 3 अप्रैल 2003, एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं। उन्हें बो बर्नहेम की कॉमेडी ड्रामा फिल्म 8th ग्रेड 2018 में उनकी प्रमुख भूमिका के लिए जाना जाता है, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, मोशन पिक्चर कॉमेडी या म्यूजिकल के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकन मिला था। फिशर को डेस्पिकेबल मी 2010 और डेस्पिकेबल मी 2 फीट 2013 में एग्नेस, माशा एंड द बेयर 2009 से 2012 में माशा और द एडम्स फैमिली 2019 में पार्कर नीडलर जैसे एनिमेटेड किरदारों को अपनी आवाज देने के लिए भी जाना जाता है। जीवन और करियर। फिशर का जन्म रिवरसाइड, कैलिफोर्निया में 3 अप्रैल 2003 को हुआ था। 1. फिशर ने अपने करियर की शुरुआत 6 साल की उम्र में की थी, जो एमबीसी अलौकिक ड्रामा सीरीज मीडियम के 2009 के एपिसोड में दिखाई दिया था। 2009 से 2012 तक उन्होंने रूसी एनिमेटेड बच्चों की सीरीज माशा एंड द बेयर के अंग्रेजी डब के लिए माशा की आवाज दी। फिशर ने एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म डेस्पिकेबल मी 2010 और इसके सीक्वल डेस्पिकेबल मी 2 2013 में एग्नेस की आवाज देने के लिए और अधिक पहचान हासिल की। हालांकि उन्होंने श्रृंखला की तीसरी फिल्म में भाग नहीं लिया। फिशर स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म मैकफारलैंड यूएसए में सहायक भूमिका में दिखाई दिए, जो फरवरी 2015 में रिलीज हुई थी। 3. फिशर मार्च 2016 तक 16 से अधिक राष्ट्रीय विज्ञापनों में दिखाई दिए। 2018 में फिशर को कॉमेडी ड्रामा फिल्म 8वीं कक्षा में सामाजिक रूप से संघर्षरत किशोरी कायलाडे के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, जो कॉमेडियन बो बर्नहेम का निर्देशन था। अपने प्रदर्शन के लिए फिशर ने कई प्रशंसाएं अर्जित कीं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, मोशन पिक्चर कॉमेडी या म्यूजिकल के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकन शामिल है। 5, 6, 8वीं कक्षा के फिल्मांकन के बाद उन्होंने हाई स्कूल शुरू किया और उन्हें अपने हाई स्कूल के नाटक में कास्ट नहीं किया गया। 7. उन्होंने 2019 में एनिमेटेड डार्क कॉमेडी फिल्म द एडम्स फैमिली में पार्कर नीडलर को आवाज दी। उसी वर्ष वे हुलू एंथोलॉजी हॉरर सीरीज कैसल रॉक के दूसरे सीजन में एनी विल्क्स की बेटी जॉय विल्क्स की मुख्य भूमिका में दिखाई दिए। 2022 में फिशर HBO डार्क कॉमेडी सीरीज बैरी के तीसरे सीजन में कलाकारों में शामिल हो गए। 8. अपने निजी जीवन में फिशर वे उन्हें सर्वनाम का उपयोग करते हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। नार्सिसो का जन्म मिल्वॉकी, विस्कॉन्सिन में एक ब्राजीलियाई माँ और एक फिलिपिनो पिता के घर हुआ था। उन्होंने छोटी उम्र से ही अभिनय में रुचि दिखाई। उन्होंने मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में अभिनय करना शुरू किया और उन्हें याद है कि उनकी पहली गंभीर भूमिका 10वीं कक्षा में हुई थी, जब उन्होंने नाटक सी हाउ दे रन में एक रूसी जासूस की भूमिका निभाई थी। नार्सिसो ने विस्कॉन्सिनो क्लेयर विश्वविद्यालय में भाग लिया, जहां वे शुरू में एक कमजोर छात्र थे।
शैक्षणिक रूप से निलंबित होने के बाद उनके पिता उन्हें न्यूयॉर्क शहर ले गए जहां उन्होंने कई ब्रॉडवे शो देखे, जिनमें से एक डेविड मैमेट का ओलियाना था। न्यूयॉर्क में अपने समय के बाद नार्सिसो ने अंग्रेजी से थिएटर में अपना प्रमुख बदल लिया और एक छात्र के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। एक आजीविका। अपने पूरे करियर के दौरान नार्सिसो कई तरह के टेलीविजन, रंगमंच और फिल्म निर्माणों में शामिल रहे हैं। टेलीविजन पर उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर, क्रिमिनल इंटेंट, अगली बेटी, थर्ड वॉच, कॉलिन क्विन के साथ टफ क्राउड, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, ब्लू ब्लर्स, अनफॉरगेटेबल और ऑल माई चिल्ड्रन में भूमिकाएं निभाई हैं। वह 2002 की फिल्म द गाइज में सिगॉर्नी वीवर के साथ और 2016 की फिल्म जैकलीन अर्जेंटीन में वायट सेनाक के साथ दिखाई दिए। मंच पर नार्सिसो ने ब्रॉडवे शो द मदरफकर विद द हेट और ए स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर में अभिनय किया है। उन्होंने ऑफ ब्रॉडवे शो थिनर दैन वाटर, एडजवाइज, माइक्रो क्राइसिस, मेजर फॉर मेजर, चेयर, सेफ, ड्रंकन सिटी, द मिसेंथ्रोप और पॉइंट्स ऑफ डिपार्चर में भी अभिनय किया है। वे मिरेकल एट नेपल्स, अंदर साइड ऑफ द आइलैंड, टेरिटरीज, ब्रिटेनिकस, मच अडो अबाउट नथिंग, दो, ए वेरी ओल्ड मैन और ऑफ द पेज सहित अन्य प्रस्तुतियों में मंच पर दिखाई दिए हैं। फिल्मोग्राफी। कायरा मिंटन सेडविक, बटा केआर, एसडीडब्ल्यू के बटा कीर, एसीजेडब्ल्यूआई के, जन्म 19 अगस्त 1965, एक अमेरिकी फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री हैं। वह क्राइम ड्रामा द क्लोजर 2005 से 2012 में डिप्टी चीफ ब्रेंडा लेह जॉनसन की भूमिका के लिए जानी जाती हैं, जिसके लिए उन्होंने 2007 में गोल्डन ग्लोब और 2010 में एमी पुरस्कार जीता था। उन्होंने 1992 की टीवी फिल्म मिस रोज व्हाइट में भी अभिनय किया, जिसने एमी पुरस्कार जीता। 1995 की फिल्म समथिंग टू टॉक अबाउट में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। सेडविक की अन्य फिल्मों में ओलिवर स्टोन की बॉर्न ऑन द 4th ऑफ जुलाई 1989 और कैमरून क्रो की सिंगल्स 1992 शामिल हैं। उन्होंने सिटकॉम ब्रुकलिन 99 में मैडलिन वुंच की भूमिका भी निभाई थी। प्रारंभिक जीवन। सेडविक का जन्म 19 अगस्त 1965 को न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। 3 वे भाषण शिक्षक और शैक्षिक परिवार चिकित्सक पैट्रिशिया उर्फ रोसेनवाल्ड और उद्यम पूंजीपति हेनरी ड्वाइट सेडविक वी की बेटी थीं। 4 उनकी मां यहूदी थीं और उनके पिता एपिस्कोपेलियन और अंग्रेजी विरासत के थे। 5-6 सेडविक ने खुद को यहूदी बताया है। 6-7 और कहा है कि वह पासओवर सेडर्स में भाग लेती हैं। 8 वह स्वतंत्रता की घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाले विलियम एलेरी और द अटलांटिक मंथली के संपादक एलेरी सेडविक की वंशज हैं। वह अभिनेता रॉबर्ट सेडविक की बहन, जैज गिटारवादक माइक स्टर्न की सौतेली बहन, अभिनेत्री एडी सेडविक की चचेरी बहन और लेखक जॉन सेडविक की भतीजी हैं। 9 वह R&B गायक जॉर्ज नोजुका। 10-11 अभिनेता फिलिप नोजुका। 9 और गायक गीतकार जस्टिन नोजुका। 12-13 की चाची हैं। उनकी मां होली सेडविक की सौतेली बहन है। 14 सेडविक के माता पिता 4 साल की उम्र में अलग हो गए और 6 साल की उम्र में उनका तलाक हो गया। 15 सेडविक ने फ्रेंड्स सेमिनरी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और सारा लॉरेंस कॉलेज में पढ़ाई की। उसके बाद दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में स्थानांतरित हुईं, जहां उन्होंने थिएटर की डिग्री के साथ स्नातक किया। 16 आजीविका। यह भी देखें कायरा सेडविक के प्रदर्शनों की सूची। सेडविक ने अपना पहला अभिनय कार्य 1982 में टेलीविजन सोप ओपेरा अंडरवर्ल्ड में प्राप्त किया, जिसमें उन्होंने जूलिया शेरर की भूमिका निभाई। 17 जो लिज मैथ्यूज की परेशान पोती थी। 18 1988 में वह लैम्फोर्ड विल्सन के लेमन स्काई के एक टीवी संस्करण में दिखाई दीं। 19 1989 में सेडविक ने ऑस्कर विजेता बॉर्न ऑन द 4th ऑफ जुलाई में डोना 20 की भूमिका निभाई। 21 सेडविक ने एमी पुरस्कार विजेता 23 1992 की टीवी फिल्म मिस रोज व्हाइट में एक यहूदी आप्रवासी की मुख्य भूमिका 22 निभाई, जो अपनी जातीयता को स्वीकार करती है। 24 25 26 1990 के दशक के दौरान वह कई हॉलीवुड फिल्मों में दिखाई दीं, जिनमें सिंगल्स
1992, हार्ट एंड सोल्स 1993, समथिंग टू टॉक अबाउट 1995, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री मोशन पिक्चर के लिए गोल्डन ग्लोब नामांकन मिला। 27, फेनोमेनन 1996, जिसमें उन्होंने जॉन ट्रेवोल्टा के चरित्र की प्रेमिका की भूमिका निभाई। दोस्तों बात कर ले इस सीरीज की तो इसके अंदर तकरीबन हमें 3 सेक्शन देखने को मिल चुके हैं, जिनमें टोटल एपिसोडों की बात कर ले तो टोटल 17 एपिसोड हमें इसमें देखने को मिल चुके हैं। बाकी मैंने पूरी डिटेल इस सीरीज की आपको बताई दी है। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन दबा कर साल पर सेट कर दे ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज है वो आप तक पहुँचते रहे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।